Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore. Today I will teach in Standard 10 the main book First Flight, chapter number 4. The name of the chapter from the diary of Anne Frank. In the last lecture I have completed up to 50 page. Now let's start from the page number 51. Since no one would understand a word of my stories of Kitty, तो यहाँ पर बता रहे कि मेरी स्टोरी जो थी, जो किटी में उसने लिखी थी, उसके वर्ड कोई भी समझ नहीं सकता. इफ़ आई वेयर टू प्लग राइटिंग, अगर वो वर्ड्स मैंने ये बुक में लिखे नहीं होते, यानी उसके मन में जो कुछ था, सी राइट डाउन इन अ बुक एंड दैट्स वाई एवरीबडी रीड दैट बुक. And after reading they understand the Anne Frank's feeling and whatever she want to say. I would better provide a brief sketch of my life. उसने अपनी लाइफ के बारे में एक ब्रीफ स्केच दिया. स्केच यानी अपनी लाइफ के बारे में बताया है. Much as I dislike doing so, much as I dislike to doing so, वो चीज़ रियल में मुझे अच्छी नहीं लगी, डिसलाइक लगी डूइंग सो जो मैंने किया था. ठीक है, अभी बात की आगे. माई फादर द मोस्ट एड्रोबल फादर, मेरे जो फादर थे, एड्रोबल, एड्रोबल का मीनिंग यहाँ लेना है बहुत ही फेमस और उसकी फीलिंग को अच्छी तरह से समझ सके ऐसे. ओके, आई हैव एवर सीन, मैंने ऐसा कभी देखा नहीं था. डिडंट मेरी माई मदर अनटिल ही वॉज 36. ओके, तो मेरे फादर इतने समझदार इंसान थे और हर एक की फीलिंग को इतना अच्छी तरह से समझते थे कि उन्होंने मेरी मदर के साथ, ओके, तब तक शादी नहीं की जब तक वो 36 ईयर के नहीं हो गए. यानी जब तक उनकी एज 36 नहीं हुई तब तक उन्होंने शादी नहीं की मेरी मदर के साथ. सी वॉज 25 और उस टाइम पर उनकी एज 25 थी. माई सिस्टर, अभी उसकी सिस्टर की बात है जिसका नाम है मार्गोट. तो मेरी जो सिस्टर है मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926. अभी उसकी जो सिस्टर है मार्गोट, उसका जन्म की बात है कि उसका जन्म हुआ था जर्मनी में और 1926 की बात है, यानी उसका जन्म 1926 को हुआ था. अभी खुद की बात है, आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929. आई वॉज बोर्न, मेरा जन्म कौन से डेट को, 12 जून को 1929 को हुआ था. आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4. मैं फ्रैंकफर्ट, इट्स द नेम ऑफ द प्लेस, तो वो फ्रैंकफर्ट में रहती थी जब तक वो 4 साल की नहीं हुई. यानी 4 साल तक ये जो एने फ्रैंक थी वो जब तक 4 साल की नहीं हुई तब तक वो फ्रैंकफर्ट में रहती थी. माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933. मेरे जो फादर है वो इमिग्रेट यानी उन्होंने जगह चेंज की, तो वो कहाँ चले गए, हॉलैंड में. कब, 1933 में. यानी 1933 में मेरे फादर हॉलैंड चले गए. माई मदर, मेरी जो मदर थी एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, उसकी मदर का नाम था एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर. मेरी जो मदर थी एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वो वही हॉलैंड चले गई. कब, इन द मंथ ऑफ सितंबर, यानी सितंबर में वो चली गई. वाइल मार्गोट एंड आई वेयर सेंट टू एचएन टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर. अभी मार्गोट और मैं, हम दोनों को एचएन, द नेम ऑफ द प्लेस, वहाँ पर भेज दिया गया और हमें अपनी ग्रैंड मदर के साथ वहाँ पर रहना था. यानी हम दोनों सिस्टर, ये एने फ्रैंक और मार्गोट, दोनों अपनी ग्रैंड मदर के साथ वहाँ पर एचएन में रहने लगी. मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर. मार्गोट भी दिसंबर में हॉलैंड चली गई. एंड आई फॉलोड इन फेब्रुआरी, और मैं भी हॉलैंड गई, लेकिन वो कब गई, फेब्रुआरी. उसके इन शॉर्ट कहना चाहती है कि सबसे पहले हॉलैंड में उसके फादर गए 1933 में, मदर वो सितंबर में गई, उसके बाद जो मार्गोट थी वो दिसंबर में गई, और ये जो एने फ्रैंक थी
वो फेब्रुआरी में हॉलैंड पहुंच गया, यानी सब लोग 1 by 1 हॉलैंड पहुंच गए। When I was plunked down on the table as a birthday present for Margot, जब मैंने उसका बर्थडे था मार्गोट का, तो मार्गोट के बर्थडे के लिए उसने कुछ सोचा, कि भाई उसका जो बर्थडे है हमें क्या करना है, सेलिब्रेट करना है, तो उसके बारे में कुछ सोचा। प्लंक्ड डाउन का मीनिंग यहाँ पर दिया है पुट डाउन इन अ कैजुअल वे, यानी नॉर्मल तरीके, यानी बहुत ही अच्छी तरह से नहीं लेकिन नॉर्मल तरीके से हमने सेलिब्रेशन का सोचा था। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो 2 पैराग्राफ आगे ऊपर करा है उसमें फर्स्ट पैराग्राफ में दिया है कि ये अने फ्रैंक ने जो बुक लिखी उसके वर्ड के थ्रू सब लोग उसको जान पाए, अगर वो बुक नहीं लिखती तो कोई भी उसको जान पाता नहीं। दूसरा, उसके लाइफ में जो इंसिडेंट हुए थे वो भी ये बुक के थ्रू ही सबको पता चला। उसके बाद फादर की बात की कि उसके जो फादर थे बहुत ही समझू थे, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाले थे। उन्होंने मेरी मम्मी, जब तक मम्मी 25 और फादर 36 तक नहीं हुआ तब तक उन्होंने शादी नहीं की। उसके बाद बात की है कि मेरी जो बड़ी बहन है जिसका नाम है मार्गोट, उसका जन्म हुआ जर्मनी में 1926 को। उसके बाद वो खुद की बात की है कि मेरा जो जन्म हुआ वो 12 जून 1929 को हुआ था और वो उस टाइम पर फ्रैंकफर्ट में रहती थी। वो 4 साल तक वहाँ पर ही रही। उसके बाद बात की है कि मेरे फादर है वो 1933 में वो हॉलैंड चले गए। उसके बाद मेरी जो मदर थी वो एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वो सितंबर में वहाँ पर चली गई। मेरी जो सिस्टर थी और मुझे दोनों को ग्रैंड मदर के साथ एचएन में रहना पड़ा। फिर जो मार्गोट थी वो भी दिसंबर में हॉलैंड चली गई और उसके बाद ये जो अने फ्रैंक थी वो भी फरवरी में हॉलैंड चली गई। इन शॉर्ट पूरा फैमिली 1 by 1 हॉलैंड में चला गया। अभी वहाँ पर उसको अपनी सिस्टर का जो बर्थडे था, उसको मार्गोट का बर्थडे उसको क्या किया था, एक यूजुअली यानी नॉर्मल वे से उसको सेलिब्रेट करना था। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल। अभी उसने यहाँ पर मोंटेसरी और नर्सरी स्कूल उसने यहाँ पर स्टार्ट कर दी। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, वो वहाँ पर जब तक वो 6 साल की नहीं हुई तब तक वो वहाँ पर रुकी। ओके, एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट 4th। ओके, अभी उसने जैसे फर्स्ट का फॉर्म वहाँ पर उसने भर दिया, यानी इन शॉर्ट फर्स्ट स्टैंडर्ड भी वहाँ पर उसने स्टार्ट कर दिया था। इन द 6th फ्रॉम माई टीचर वॉज मिसेस कैपोरस। अभी उसको जब वो 6th में थी, यानी फर्स्ट से वो वहाँ पढ़ी, जब वो 6th में थी तब उसके जो टीचर थे जिसका नाम था मिसेस कैपोरस और हेड मिस्ट्रेस, और वही उनके प्रिंसिपल भी थे। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में, वी वेयर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। हम दोनों रोने लगे क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे को बाय कहना था, यानी हम दोनों भी अलग जा रहे थे। दैट मीन्स ये जो एने फ्रैंक थी अभी उसको शायद कोई दूसरी जगह शिफ्ट करना होगा, तो उसको ये स्कूल छोड़कर दूसरी जगह जाना था। तो उनकी जो एक टीचर थी जो हेड मिस्ट्रेस थी मिसेस कैपोरस, वे दोनों जब एक दूसरे से अलग हो रहे थे तो दोनों के आँख में आंसू आ गए। ओके, उसके बाद बात की इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इन। अभी बात की है समर की कि 1941 का जो समर था उसमें ग्रैंड मदर थी वो इल यानी बीमार हो गई एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उसको क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन का करना पड़े, ऐसा एक टाइम आ गया। सो माई बर्थडे पास्ड विथ लिटल सेलिब्रेशन। तो इसकी वजह से उसका जो बर्थडे उस टाइम 1941 में जो उसका बर्थडे आया था वो उसने एकदम सिंपल तरीके से क्या किया, वो सेलिब्रेट किया। यानी जो अच्छी तरह से उसका बर्थडे हर बार सेलिब्रेशन होता था, लेकिन वो इस बार वो कर सके नहीं क्योंकि उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो क्या थी, बीमार थी और उसका ऑपरेशन करना था। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो पैराग्राफ थे उसमें उन्होंने पढ़ा कि एने फ्रैंक बता रही है कि उसने मॉन्टेसरी स्कूल, नर्सरी स्कूल वहाँ कंप्लीट की और उसने फर्स्ट का फॉर्म भी वहाँ ही भर दिया था, और वो जब तक 6 में नहीं आई, यानी 6 तक वो एक ही स्कूल में पढ़ी, तो उसकी वजह से उनका जो लगाव था वो मिसेस कैपोरस जो एक टीचर थे और वही की फिर प्रिंसिपल भी थे,
तो उनके साथ एक लगाव हो गया, और जब उसको छोड़कर जाना पड़ा वो जगह, यानी दूसरे स्कूल में जाना पड़ा, तो ये जो एने फ्रैंक थी और जो उनके टीचर थे, दोनों की आंख में आंसू आ गए। उसके बाद बात की है कि समर 1941 में जो ग्रैंड मदर थी वो बीमार हो गए, उसका ऑपरेशन करना पड़ा, कि जिसकी वजह से वो 1941 का जो ये एने फ्रैंक का बर्थडे था वो उसको बहुत ही सिंपल तरीके से बिताना पड़ा। अभी बात की, ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। 1941 में वो बीमार थी, उसका ऑपरेशन करना था उस टाइम पर। अभी ग्रैंडमा जनवरी 1942 में वो क्या हो गई, बीमार हो गई, सॉरी डेड बन गए, मर गई। यानी यहाँ बीमार थी 1941 में, उसका ऑपरेशन भी किया, लेकिन फिर भी 1942 जनवरी में ग्रैंड मदर की देहांत हो गई, वो मर गई। नो वन नोस हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। अभी ये जो ग्रैंड मदर और जो एने फ्रैंक थे उसके बीच में बहुत ही अच्छा एक फ्रेंडशिप थी। दूसरे लोगों को पता नहीं, लेकिन जो एने फ्रैंक थी वो उसको बहुत ही लव करती थी। यानी उसकी ग्रैंड मदर को मरने के बाद जैसे उसने ग्रैंड मदर के बारे में बहुत दिन तक वो दुखी रही। ओके, दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 was intended to make up for the other। ये जो 1942 में उसने जो बर्थडे सेलिब्रेट करना था वो उसने कुछ अलग तरीके से, उसने इंटेंडेड सोचा कि कुछ अलग तरीके से करूँ, एंड ग्रैंडमास कैंडल वो लाइट अलोंग विद द रेस्ट। तो उसने जो दूसरी कैंडल लगाती थी साथ साथ में उसने ग्रैंडमा की कैंडल, यानी एक जो कैंडल एक्स्ट्रा उसने लाइट की, और वो किसके नाम से, ग्रैंडमा, क्योंकि 1942 में जनवरी में ग्रैंडमा क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। उसका जो जन्म हुआ था, आप पहले बोला कि 12 जून, यानी जनवरी में उसकी जो ग्रैंड मदर थी उसकी डेथ हो गई, और उसका जो जून में बर्थडे था 12 जून, तो उस टाइम उसने जो 1942 में उसने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, तो उसने कुछ सोचा कुछ अलग करूं, और एक ग्रैंडमा के नाम की एक कैंडल भी वहाँ पर उसने जलाई। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल। फोर ऑफ अस यानी कौन, तो मदर, फादर, उसके सिस्टर और वो खुद, यानी घर में कितने थे, 4 लोग थे। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, हम 4 लोग अच्छी तरह से भी काम कर रहे थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942। ओके, तो एंड दैट ब्रिंग्स मी द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। तो उसने ये जो उसकी अकेली थी, ओके, ये जो डायरी उसने लिखी है वो 20 जून 1942 एक सैटरडे का दिन था, और उस टाइम पर उसने अकेले, सोलम यानी अकेले, उसने एक डायरी लिखी। और वो जो डायरी की ये डेट थी, यहाँ पर हमारा पूरा जो भी आगे लेक्चर दिया है, आगे जो लेसन दिया है, वो लेसन हमारा 20 जून 1942 सैटरडे को, वो दिन को उसने जो लिखा था उसके बारे में यहाँ पर बात की है। ओके फ्रेंड्स, यानी उसने ये दिन को आगे के टाइम, यानी उसको अपने चाइल्डहुड व्हेन शी वो स्टडिंग, ओके, वो एक स्कूल में जब पढ़ती थी, तो उसमें जो इंसिडेंट हुआ था वो इंसिडेंट के बारे में यहाँ पर पूरा भी आगे बताया है। ओके, सो वी कैन सी द डेट, यहाँ पर सैटरडे 20 जून, और जो ईयर है वो 1942 है। ओके फ्रेंड्स, तो वी कैन सी द डेट सैटरडे 20 जून 1942, डियरेस्ट किटी। ओके, उसने किटी के बारे में, यानी उसने अपनी बुक, किटी कौन है, उसकी बुक, वही उसका क्या है, फ्रेंड है, तो उसने लिखा था डियरेस्ट किटी। अवर एंटायर क्लास इज क्विकिंग इन इट्स बूट्स। हमारा जो पूरा क्लास था वो अपने बूट को नीचे ज़मीन पर पछाड़ रहा था, यानी आवाज़ कर रहा था। ओके, द रीज़न ऑफ कोर्स इज़ द forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will kept back।
तो ये एक फोर्थ कमिंग मीटिंग थी, यानी साल में 4 एग्ज़ाम शायद होती होगी और चारों बार एक मीटिंग करके उनको क्या देते थे, रिज़ल्ट देंगे। तो ये जो रिज़ल्ट था वो लास्ट रिज़ल्ट, यानी साल का जो एंड में जो रिज़ल्ट मिलता है वो रिज़ल्ट था, एनुअल रिज़ल्ट था। अभी इससे पता चलेगा कि भाई अभी नेक्स्ट कौन आगे वाले क्लास में जाएगा और कौन वही क्लास में रहेगा। यानी इन शॉर्ट जो स्टूडेंट पास हो गया वो आगे की क्लास में प्रमोट होगा, अगर जो स्टूडेंट फेल हुआ है तो वो वही के वही क्लास में रहेगा। तो यानी बात की है कि हमारा पूरा जो क्लास था वो अपने बूट को क्या कर रहा था, नीचे ज़मीन पर क्या कर रहा था, टैपिंग हो रही थी। ओके, सेकिंग विथ फियर एंड नर्वस, वो सब नर्वस थे, यानी नर्वस होकर, उदास होकर वो अपने पैर को नीचे क्या कर रहे थे, सेकिंग कर रहे थे या फिर नीचे टैपिंग कर रहे थे। उसका रीज़न ये था, ऑफ कोर्स ये उनका फोर्थ कमिंग मीटिंग थी जिसमें टीचर्स डिसाइड करने वाले थे कि वो विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म का मीनिंग यहाँ पर लेना है क्लास। तो नेक्स्ट क्लास में कौन जाएगा एंड वो विल केप्ट बैक, और कौन यहाँ पर पीछे रह जाएगा, यानी सेम क्लास में। अगर वो फेल होता है तो उसको वही साल क्या करना है, कंटिन्यू करना है। हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेट्स, हाफ द क्लास, आधा जो क्लास था वो मेकिंग बेट, यानी जैसे एक दूसरे के साथ सोच बेट कर रहा था, शरत लगा रहा था कि देखिए ये पास हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस तरह से, यानी बेट कर रहे थे। ओके, तो हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। GN एंड आई लाफ्ड अवर सेल्फ सिली एट द 2 बॉयज बिहाइंड अस। तो GN ये उसके फ्रेंड का नाम है, यहाँ पर उसने अपने फ्रेंड को शॉर्ट फॉर्म नाम से बुलाया है। तो GN एंड आई लाफ्ड अवर सेल्फ, हम दोनों हंस रहे थे, सिली यानी पागल की तरह, एट द 2 बॉयज बिहाइंड अस, 2 बच्चे हमारे पीछे थे, CN एंड जैकीस। तो CN एंड जैकी ये दोनों हमारे पीछे थे। वो हैव स्टैक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर पेट्स। तो 2 जो बच्चे के CN और जैकिस, वो हैव स्टैक्ड यानी लगा देना, दाव पर लगा देना। एंटायर हॉलीडेज सेविंग, उसने अपने हॉलीडेज में, यानी ये जो अभी समर उनका वेकेशन था, तो वेकेशन में जितने भी उसने जो सेविंग की थी वो सब पैसे जिसे वो बैट में लगाने के लिए रेडी थे, ऑन देयर बैट। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, तो सुबह ले से शाम तक, यानी फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, इट्स यू आर गोइंग टू पास। वो लोग बस एक ही बेट लगा रहे थे कि भाई आप पास हो जाओगे, किसी को बोले आप पास हो जाओ, किसी को बोले आप फेल हो गए। इन शॉर्ट ये बेट्स, यानी वो एक दूसरे में शरत लगा रहे थे कि भाई आप पास हो जाएंगे, आप नहीं होगे, इस तरह से वो बैट में कर रहे थे। नो आई एम नॉट, यस यू आर। ओके, तो एक बोलता है कि नहीं आई एम नॉट, मैं नहीं पास होऊंगा, बोलते हाँ आप पास हो जाएंगे, और ये बात पर क्या लगी थी, शरत लग जाती थी। नो आई एम नॉट, मैं नहीं होऊंगा। इवन GS प्लीडिंग ग्लैंस्ड एंड माई एंग्री आउटबर्ड्स कांट काम देम डाउन। तो इवन जी यानी ये भी उसका फ्रेंड का नाम है। ओके, तो प्लेडिंग ग्लैंस्ड एंड माई एंग्री ऑफ्टर्स, वो मेरे एंग्री वाले नेचर को, एंग्री वाले स्वभाव को, एंग्री वाले लुक को वो देख रहे थे। ओके, कांट काम देम डाउन, और बोला कि आप शांत नहीं हो सकती हो। इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मुझे पूछोगे, देयर आर सो मैनी डमीज, अगर आप मुझे पूछो तो हमारे क्लास में बहुत सारे डमीज का मीनिंग होता है वीक स्टूडेंट। ओके, डमीज का मीनिंग क्या होता है, वीक स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये जो NF रैंक बता रही है कि भाई हमारे क्लास में बहुत सारे डमीज थे, डमीज यानी बहुत ही वीक स्टूडेंट थे। दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। तो वो डमीज इतने थे कि ऐसा लग रहा था कि ये जो पूरा क्लास है उसमें क्वार्टर्स का मीनिंग होता है 1/4। जैसे अगर क्लास में 60 स्टूडेंट है तो 60 में क्वार्टर यानी 15, 100 होता है, 100 का क्वार्टर होता है 25, यानी 4th पार्ट। तो जितने भी स्टूडेंट थे उसमें से जो 1/4 स्टूडेंट थे, दे आर डमीज, दे आर वेरी डल। ओके, बहुत ही वीक स्टूडेंट थे। तो वो सब स्टूडेंट जैसे क्या हो जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। दैट मीन्स वो आगे नहीं बढ़ेंगे, वो वही के वही क्लास में क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे।
बट टीचर्स आर द मोस्ट अप प्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अर्थ। लेकिन ये एक टीचर के बारे में एक सेंटेंस बताती है कि हम टीचर्स होते हैं वो ये अर्थ पर सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर होते हैं, यानी हम वो क्या सोचते हैं उसके बारे में हम कभी बता सकते नहीं है, इसीलिए उसको बोला है अनप्रेडिक्टेबल। बाकी सब इंसान ऐसे है कि उसके बारे में आप सोच सकते हो कि ये इंसान ये करेगा वो करेगा, लेकिन ये जो टीचर है वो अनप्रेडिक्टेबल है। वो क्या सोचता है वो कोई इंसान सोच सकता नहीं है। तो इसीलिए ये जो एन एफ रैंक है वो बता रही है, पहले बात कीजिए कि भाई हमारे क्लास में 1/4 यानी क्वार्टर जितने स्टूडेंट थे वो बहुत ही डमी से यानी बहुत ही पुअर थे, बहुत ही वीक थे स्टडी में, कि रियल में वो सबको पीछे रहना चाहिए। दैट मीन्स वो लोग पास होने चाहिए नहीं। लेकिन फिर बोला कि नहीं, जो टीचर्स है वो ये अर्थ पर सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स है। दैट मीन्स कि टीचर को पता कि रियल में कौन क्लेवर है कौन क्लेवर नहीं है, यानी टीचर डिसाइड करेंगे कि किसको आगे ले जाना है और किसको वही क्लास में कंटिन्यू करना है। दैट मीन्स टीचर विल डिसाइड कि भाई किसको पास करना है किसको फेल करना है। और ये जो टीचर का IQ है, टीचर का माइंड कोई भी पढ़ नहीं सकता, इसीलिए उसको बोला है कि टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अर्थ। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि ये पैराग्राफ आपको पता चला होगा। फिर से एक बार पैराग्राफ में रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पर ये जो अन्य फ्रैंक थी वो सैटरडे 20 जून 1942 को वो लेटर लिख रही है। और किसको लिख रही है? डियरेस्ट किटी। वो डियरेस्ट किटी में इस तरह से लेकर किटी को ही बता रही है। किटी उसकी फ्रेंड थी और वो एक क्या थी? डायरी थी। तो उसमें बता रहे थे कि भाई हमारा पूरा जो क्लास था इस टाइम बहुत ही क्या था? नर्वस था, कुछ लोग अफ्रेड थे। उसका रीज़न ये था कि भाई आज उनको रिज़ल्ट मिलने वाला था और रिज़ल्ट से पता चलने वाला था कि कौन जो स्टूडेंट है वो आगे बढ़ेगा, आगे क्लास में प्रमोट होगा, और कौन स्टूडेंट है वो वही के वही क्लास में कंटिन्यूटी करेगा, यानी कौन पास होगा कौन फेल होगा। ये चीज़ आज उन सबको पता चलने वाली थी। यानी इन शॉर्ट आज जो टीचर थे वो रिजल्ट देने वाले थे। तो जिसकी वजह से सब लोग क्या थे? नर्वस थे, कुछ लोग अफ्रेड हो। क्यों? क्योंकि पेपर किस तरह से गया वो उनको पता है। ओके, पेपर में क्या लिखा है वो भी उनको पता था। तो यानी वो सोच रहे थे कि भाई मैंने जो पेपर लिखा है उसमें मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा। यानी हर एक को कुछ मन में डर था, जिससे जो लोग बहुत ही अच्छी मेहनत करते हैं उनको डर क्या होता है? क्योंकि उनको डर होता है कि भाई मैंने इतना मार्क का लिखा, अभी कितने मार्क आएंगे। उसने जो एक्सपेक्ट किया होगा, जैसे भाई आज 100 मार्क का पेपर है, मैंने 90 मार्क का अटेंड किया है, तो मुझे लगता है कि मेरे 85 हो पाएंगे। यानी उसको होता है कि मेरे 85 हो पाए, तो उसको उसकी वजह से क्या होता है? मन में डर होता है भाई रियल मैंने जो सोचा है, मैंने जो एक्सपेक्ट किया है 85 तो 85 आएगा। यानी उसकी वो बात में उसको डर होता है। जो वीक स्टूडेंट होते हैं, जो पुअर स्टूडेंट होते हैं, उसको होता है कि भाई मैं पास होऊंगा कि नहीं हो। क्योंकि पर्टिकुलर एक दो सब्जेक्ट हर एक के लिए ऐसा होता है कि जो उनके बहुत ही टफ होता है। यहाँ पर ये जो राइटर एन एफ रैंक उनको भी सेम प्रॉब्लम है। उनको जो मैथ्स सब्जेक्ट है उसमें वो वीक थे। ओके, यानी मैथ्स में उसको कुछ पता चलता नहीं था। तो यानी हर एक स्टूडेंट को एक या दो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं कि जिसमें उनको प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर भी बात यही की है कि सब लोग क्या कर रहे थे? बेट लगा रहे थे, क्योंकि रिजल्ट आने वाला था। तो लोग एक दूसरे से बेट लगा रहे थे कि भाई तू पास हो जाएगा। उसने बोला है तू पास हो जाएगा, चलो बेट लगाते, तू पास हो जाएगा। बोलता है मैं नहीं होऊंगा। जो स्टूडेंट खुद होता है वो बोलता है भाई मैं पास नहीं होऊंगा, तो दूसरा बोलता है चल हम बेट लगाते हैं कि तू पास हो जाएगा। इस तरह से वो क्या कर रहे थे? बेट लगा रहे थे एक दूसरे थे। तो उसमें एक जो स्टूडेंट था वो तो ऐसा था कि उसने अपने समर का, यानी जो समर मंथ में उसने जो भी सेविंग की थी हॉलीडेज़ में, तो वो जो सेविंग थी उसके जितने भी पैसे थे सब उसने स्टैक कर दिया। यानी सब उसने ये बेट में क्या किए? लगा दिए। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बात ये की है। उसके बाद ये लोग अपने रिजल्ट के बारे में सोच रहे थे। ये एन एफ रैंक का मानना है था कि भाई हमारी जो क्लास है उसमें 1/4 यानी 25% स्टूडेंट ऐसे थे कि जो बहुत ही डमी से यानी बहुत ही डल थे। तो वो सोच रहे थे कि शायद ये जो स्टूडेंट है वो पीछे ही रह जाएंगे। दैट मीन्स वो आगे बढ़ेंगे नहीं, यानी सेम क्लास को उसको नेक्स्ट डे भी कंटिन्यू करना पड़ेगा। लेकिन फिर वो सोचती है
कि नहीं, जो टीचर होते हैं वो ये अर्थ पर सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर है। यानी हम सोचते हैं कि भाई ये पास हो जाएगा तो शायद वो फेल भी हो जाए, हम जिसके बारे में सोचते कि ये फेल होगा तो शायद वो पास भी हो जाए। क्यों? क्योंकि ये टीचर क्या करेंगे, क्या सोच रहे हैं, उसको कोई भी सोच सकता नहीं है, उस पर कोई प्रेडिक्शन कोई दे सकता नहीं, उसके पर वो फोरकास्ट कर सकता नहीं है। तो इसीलिए उसने एक यहाँ पर एक प्रोवर्ब दिया है कि टीचर आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ। ओके, कि जो टीचर है वो ये अर्थ पर सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर होते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स गो अहेड। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स। ओके, तो आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। मुझे अपने बारे में और मेरी जो गर्ल फ्रेंड्स थी, दूसरे जो उसकी फ्रेंड्स थे, उसके बारे में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। वेल वी विल मेक इट, यानी उनको तो पता था कि हम लोग तो मेहनत करिए, यानी हम पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट मैथ्स। लेकिन फिर भी राइटर को मैंने बोला कि उसको भी एक सब्जेक्ट पे ज़्यादा प्रॉब्लम था, और वो जो सब्जेक्ट था उसका नाम था मैथ्स, यानी मैथ्स में उसको भी डाउट था। ओके, एनीवे ऑल वी कैन डू इट वेट। हम सबको क्या करना था, अभी वेट करना था, उसके अलावा उनके को पास कोई रास्ता नहीं था। वो जितने भी लोग थे उनको रिज़ल्ट मिलने वाला था, लेकिन रिज़ल्ट कौन देगा, टीचर देंगे। तो जब तक टीचर नहीं आते और वो डिक्लेयर नहीं करते तब तक सबको क्या करना था, वेट करना था। तो इसीलिए बोल रहे कि हम सबको क्या करना था, वेट करना था। कब तक, तो अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। तो तब तक हम एक दूसरे को जैसे कह रहे थे कि भाई हिम्मत नहीं हारो, जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि ये रिज़ल्ट जब डिक्लेयर होगा तब सबको पता चलेगा भाई मुझे कितने आए और कितना एक्सपेक्ट किया था। लेकिन तब तक हर एक के मन में डर था, सबको ये था कि मुझे कितने मार्क आएंगे, क्योंकि कोई भी टीचर की बात को, इन टीचर के जो थॉट है उसको कोई उसके हिसाब से सोच सकता नहीं था। ओके, तो टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट, हर एक इंसान यानी दूसरे को क्या कर रहा था, समझा रहा था कि भाई हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो, यानी इन शॉर्ट वो डिस्करेज मत हो, आपका जो रिजल्ट आएगा वो अच्छा ही आएगा। इस तरह से एक दूसरे को वो लोग कंसोल कर रहे थे, क्योंकि अभी तक रिजल्ट आया नहीं था, लेकिन सब लोग जो स्टूडेंट थे वो लोग रिज़ल्ट की क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे। तो ये लोग अभी रिज़ल्ट नहीं आएगा तब तक वो एक दूसरे को जैसे कंसोल कर रहे थे, एक दूसरे को जैसे सपोर्ट कर रहे थे कि भाई आप हिम्मत मत हारो, जो रिज़ल्ट आएगा वो अच्छा ही आएगा। इस तरह से वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। अभी जो पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा, तो ये जो अन्य फ्रैंक थी उसने बताया कि भाई मुझे मेरे बारे में या मेरी जो फ्रेंड्स थी, ओके, गर्लफ्रेंड्स का मीनिंग दिया है उसकी, वो भी ये अन्य फ्रैंक थी, वो भी एक गर्ल थी, यानी उसकी जो गर्लफ्रेंड्स है यानी दूसरी उसकी जो सहेलियाँ है, ओके, उसके बारे में उसको कोई वरीज यानी कोई चिंता नहीं थी। ओके, उसको खुद के बारे में और उसकी जो सहेलियाँ थी उसके बारे में उसको कोई चिंता नहीं थी। क्यों? क्योंकि वी विल मेक इट, हम तो मेहनत कर ही लेंगे। यानी इन शॉर्ट उन्होंने अच्छी तरह से पेपर लिखा था, उनको पता ही था कि हमने अच्छी तरह से परफॉर्म किया है तो हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा ही। लेकिन फिर भी उसको एक डाउट है, द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट मैथ्स। लेकिन एक सब्जेक्ट ऐसा था कि वो सब्जेक्ट क्या था, मैथ्स। तो मैथ्स के बारे में वो कुछ भी प्रेडिक्ट कर सकती नहीं थी, यानी मैथ्स सब्जेक्ट उसके लिए बहुत ही टफ था। उसका क्या रिजल्ट आएगा उसके बारे में वो पहले से प्रेडिक्ट कर सकती नहीं थी, यानी वो बता रही है कि भाई मैथ्स सब्जेक्ट उसके लिए रियल में टफ था। एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट, लेकिन अभी उनको क्या करना था, सब लोगों को वेट करना था। जब तक टीचर आते नहीं, रिजल्ट अनाउंस नहीं करते, तब तक उनको क्या करना था, वेट करना था। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। और इसी दौरान हम एक दूसरे को जैसे कंसोल कर रहे थे, सपोर्ट दे रहे थे, उनको सहारा दे रहे थे कि भाई आप टेंशन मत लो, आप हिम्मत मत हारो, आप क्या करो, हिम्मत नहीं हारो, क्योंकि आपका जो होगा वो अच्छा ही होगा। इस तरह से एक दूसरे को वो समझा रहे थे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक ये जो स्टोरी है मैंने कंप्लीट की है, अभी नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ाऊँगा। अभी
ये जो ये है वीडियो, उसके साथ एक PDF फाइल दूंगा जिसमें आपका होमवर्क है, वो आपको होमवर्क कंपलसरी करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुल।